हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिविक्स का नया चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और क्लास 9 से ही डिफिनीशन देखेंगे जिससे आपको रिकॉल करने में ईजी हो। डिफिनीशन कहती है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल। डेमोक्रेसी वह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। लेकिन ये बहुत ही प्रिसाइज डिफिनीशन थी। इसके अलावा कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे जिन्हें हमें याद रखना है। जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। यानी जितने भी मेजर डिसीजन होंगे वो लोग लेंगे जिन्हें जनता ने चुना होगा एज अ लीडर। इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। यानी कि वोटिंग का सिस्टम होगा जिसमें फेयर इलेक्शन होंगे और लोगों के पास चॉइस होगी और अवसर होगा कि वह एज अ रूलर काम कर रहे हैं उन्हें बदला भी जा सके। इसके अलावा दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। यानी कि यूनिवर्सल सफरेज राइट होगा, सभी लोगों के पास अवसर होगा, पास वोटिंग का राइट होगा बेसिस पर, यानी बिना किसी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के सभी को वोटिंग और सभी लोग। लास्ट पॉइंट जो कह रहा है इसमें, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। यानी सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाएगा जनता को कुछ मौलिक अधिकार देकर। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या डेमोक्रेसी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाएंगे जिससे गवर्नमेंट उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए और जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। इसके बाद हम सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि वाई वी चूज डेमोक्रेसी ओवर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या वाई वी अडॉप्टेड डेमोक्रेसी बिसाइड मोनैर्की और डिक्टेटरशिप। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए आपको आंसर कैसे लिखना है। अ डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वेलिटी अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट करती है इक्वेलिटी अमंग सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में इक्वेलिटी यानी समानता को बढ़ावा देती है। कोई भी नागरिक चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी समान होंगे और सभी का सम्मान आवश्यक होगा डेमोक्रेसी में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी इन्हेंसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स देकर प्रत्येक इंडिविजुअल, प्रत्येक नागरिक के सम्मान को बढ़ाया जाएगा या प्रत्येक नागरिक के सम्मान की रक्षा की जाएगी डेमोक्रेसी में। थर्ड पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में हमें पता है स्टूडेंट्स कि सभी जो डिसीजन लिए जाते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, यानी सभी लोग आपस में बैठकर डिसीजन करते हैं जिससे वह डिसीजन मेजॉरिटी में लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। इस तरह से जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव। यही डिसीजन थोड़ा स्लो होता है लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी में लोगों की भलाई के लिए होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी डेवलप्स कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। डेमोक्रेसी में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड यानी कि जब सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल चांसेस रहेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और सभी लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड में हो, चाहे इकोनॉमिकल हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स मैकेनिज्म टू नेगोशिएट। डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी ऑफर्स अ बेटर solution when conflicts arises. What is that? That is negotiation. हम बातचीत करते हैं with the help of dialogues and debates, जिसकी मदद से जो भी समझौते होते हैं वो आसानी से और सबकी बेनिफिट को देखते हुए लिए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स द जनरल व्यू। डेमोक्रेसी का मतलब ही है जनरल व्यू, जो मासेस में पब्लिक चाहती है उसे फॉर्मलाइज करना रूल के अकॉर्डिंग या रूल में, यही गवर्नमेंट का काम होता है। लीडर्स इसीलिए चुने जाते हैं कि वो मासेस की विल को
कन्वर्ट कर सकें रूल में। लास्ट पॉइंट कह रहा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है प्रदान करती है एक ऐसी सरकार जो जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिव यानी लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूक हो, और लेजिटिमेट यानी सही तरीके से चुनी गई सरकार हो। इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कैरी करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी की हिंदी होती है पारदर्शिता, यानी कि कोई भी काम सरकार कैसे कर रही है, सरकार की जो नीतियां हैं वो किसके लिए हैं और किसकी बेनिफिट के लिए हैं, ये चीज़ जनता को साफ साफ पता होनी चाहिए। लिखेंगे कैसे इसे बोर्ड पेपर में, राइट और मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। जो भी जनता का अधिकार है कि वह सरकार के लिए गए निर्णयों और उसकी पॉलिसीज़ को एग्जामिन कर सके, वो सही हैं या किसकी भलाई के लिए हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये सब जनता को जानने का अधिकार है और इसी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम सरल शब्दों में समझें, ट्रांसपेरेंसी मीन्स व्हेन पीपल नो अबाउट देयर गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जब जनता को पता होता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और उसकी नीतियां एक्चुअल में किस लिए हैं या किसके लिए हैं। इसको हम इस तरह से भी देखते हैं, कैरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स कैसी होती हैं, हिडन रखती हैं अपनी पॉलिसीज़ एंड एजेंडाज को, और जब गवर्नमेंट जब जनता उनसे पूछती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो सरकार उनसे कहती है कि ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू नो, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है और ये देश की सुरक्षा या आपके हित से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने देखा था इंडिया में राफेल की डील के टाइम पर जो भी पेपर्स थे वो ओपन नहीं किए गए और ये कहा गया कि ये डिफेंस का मैटर है और इसे सबको बताया नहीं जा सकता है। हो सकता है ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो, पर जब जनता को चीज़ें नहीं पता होती हैं, सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में कम जानकारी होती है, तो यहीं से डिस्ट्रस्ट, अविश्वास उत्पन्न होने लगता है और यही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। एक जो आपकी बुक में कैरिकल्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी, ये देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो जनता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाती हैं, लेकिन जब जनता सरकार के बारे में कुछ जानना चाहती है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से गवर्नमेंट कम्स टू नो ऑल अबाउट द पब्लिक, बट पब्लिक इज अनअवेयर ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड स्कीम्स। तो यही हमारा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जब हम सरकार की नीतियों या सरकार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या कम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लेजिटिमेसी, सरकार कैसी होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए, यानी जो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। इन पॉलिटिकल साइंस लेजिटिमेसी इज द राइट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अथॉरिटी, यूजुअली अ गवर्निंग लॉ और अ रिजीम। लेजिटिमेसी अगर हम राजनीति शास्त्र में बात करें तो ये एक अधिकार है, और एक्सेप्टेंस यानी जनता के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, यूजली अ गवर्निंग लॉ और अ रिजीम, जनता के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है कि सरकार जो है वह सही तरीके से काम कर रही है और सही तरीके से फॉर्म हुई है। लिखेंगे कैसे इसे बोर्ड एग्जाम में, ये देख लीजिए एक बार। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उससे उम्मीद किया जाता है कि वो जनता की भलाई के लिए काम करेगी। करप्शन एंड ब्लैक मनी आर द सोर्स ऑफ ऑल सोशल इविल्स लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और पुअर पॉलिटिकल एथिक्स। करप्शन और ब्लैक मनी ये दो चीज़ें हैं जो सारी समस्याओं, सारी सोशल इविल्स का रूट हैं, जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और पुअर पॉलिटिकल एथिक्स और खराब राजनीतिक आदर्शों का। अ गवर्नमेंट हु फेल्स टू कंट्रोल करप्शन लूजेज इट्स लेजिटिमेसी टू रूल। और कोई सरकार जब इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में, इन शॉर्ट करप्शन को कंट्रोल करने में फेल होती है, तो वह अपने अधिकार को खो देती है शासन करने के। यानी कि कोई भी सरकार लेजिटिमेट तब तक मानी जाती है जब तक जनता का विश्वास उसमें है, यानी जनता अगर विश्वास कर रही है कि हाँ ये सरकार सही है और ये सही काम कर रही है, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। वैसे अगर हम बात करें इस सिंपल वर्ड्स में, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट
जो सरकार सही तरीके से बनी है और सही काम कर रही है जनता की भलाई के लिए। ऐसा ना हो कि बटन कोई भी दबाओ और वोट किसी एक पार्टी को जा रहा है। तो ऐसे इस तरह से बनी पार्टी को हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, इस तरह से बनी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। और अगर आपने अभी हाल ही में देखा हो, अगस्त 2020 में बेलारूस का जो एक चुनाव हुआ था, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो 6 टाइम इलेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविल राइट्स हो रहे हैं। लोग जो है अपोज कर रहे हैं कि 6 बार लगातार कैसे जीत सकते हो जबकि हम दूसरे पार्टी को फेवर ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी बार बार रूल में आ रही है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि फेयर चांस ऑफ लूजिंग होना चाहिए जो पार्टी रूलिंग में है उसको भी। अगर कोई एक ही पार्टी बार बार जीत रही है बिना जनता के विश्वास के, तो उसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। जनता का विश्वास बना होना सरकार में बहुत ज़रूरी है। सोर्सेस क्या हो सकते हैं लेजिटिमेसी के, इसको देखते हैं अब हम लोग। लेजिटिमेसी यानी सरकार वैध है, ये 3 तरीके से संभव है। पहला, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, पीपल फॉलो द रूल्स, लोग जो है नियमों को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बीन दैट वे, क्योंकि ये हमेशा से वहाँ पर किया जा रहा था। एग्जाम्पल, चाइनीज़ डायनेस्टीज़। चाइनीज़ में डायनेस्टी या चाइना में जो डायनेस्टिक सक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स हो रहा था और लोगों को विश्वास है कि वो रूल्स सही हैं। और इस तरह से वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वहाँ पर उस जनता जो है उसको उस सरकार में पूरा भरोसा रहता है, वो और जनता एक्सेप्ट कर रही है रूल करने के लिए, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है जब आपको किसी एक कैरेक्टर या लीडर पे इतना ज़्यादा भरोसा हो कि वो जो कहे आप उसे फॉलो करने लगो या जनता उसे फॉलो करने लगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैरिस्मेटिक। पीपल फॉलो अ लीडर बिकॉज दे हैव बीन मेस्मराइज्ड, लोग जो है किसी एक नेता को फॉलो करते हैं बिकॉज, क्योंकि दे हैव बीन मेस्मराइज्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं या सम्मोहन में। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहन, किसी को अपने वश में कर लेना। मेस्मराइज्ड उस लीडर की बातों से, लीडर के कैरेक्टर से, लीडर की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा लोग मेस्मराइज हैं एंड परसुएडेड, और उसी का अनुकरण कर रहे हैं। एग्जाम्पल, नाजी जर्मनी, जैसा हिटलर ने किया था 1924 से 1944 के बीच में। उसने जर्मनी के लोगों को विश्वास दिलाया कि जर्मनी का उत्थान और वर्साई की संधि में हुए अपमान का बदला लेने के लिए वही एक सही व्यक्ति है और उसी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। और लोगों ने सपोर्ट किया और फाइनली जो है उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले और 1933 में वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाया। तो इस तरह से बनी सरकार को भी लेजिटिमेट कहेंगे क्योंकि जनता ने उसे अथॉरिटी या जनता ने उसे एक्सेप्ट किया फॉर रूल। और लास्ट पॉइंट कहता है रैशनल और लीगल, तार्किक या कानूनी रूप से सही। पीपल फॉलो लॉज, लोग कानूनों का पालन करते हैं, रूल्स नियमों का पालन करते हैं, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे डेफिनेशन ही होती है अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स या लॉज का फॉलो करते हैं लोग बिकॉज दे बिलीव दिस सिस्टम टू बी जस्ट एंड फेयर, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं कि यह व्यवस्था जस्ट यानी कि न्याय संगत है और फेयर यानी कि साफ सुथरी और बिना किसी करप्शन के है। एग्जाम्पल, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, यूएसए या इंडिया। जहाँ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल हो रहा है वो सभी कैसे आएंगे, रैशनल या लीगल। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए वो है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब है जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी जनता की एस्पिरेशंस हैं, उनके प्रति सरकार को तत्पर रहना चाहिए उन्हें पूरा करने के लिए। जनता को अगर कोई भी तकलीफ है या कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो सरकार को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसे लिखेंगे कैसे, अ गवर्नमेंट इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड्स ऑफ पब्लिक एंड कंसीडर्स इट वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक सरकार को रिस्पॉन्सिव सरकार जब इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड टू द पब्लिक एंड कंसीडर्स, जब वो जनता की मांगों के प्रति उत्तरदायी होती है या जनता की मांगों के प्रति एक्शन लेती है, एंड कंसीडर्स इट, और ऐसा करना वो मानती है कि ये सरकार के कामों का हिस्सा है। लिखेंगे कैसे इसे, इट इज़ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, दैट रूल्स,
रिस्पॉन्सिव एक बार फिर से देख लीजिए। अ गवर्नमेंट इज सेट टू बी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड, जब वो जनता की मांगों के प्रति एक्टिव एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती है। एंड कंसीडर्स इट वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसे शासन या सरकार का एक हिस्सा मानती है। इसके बाद इसे लिखेंगे कैसे बोर्ड में, ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, दैट रूल्स, जो शासन करते हैं। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी, और इसीलिए यह जरूरी है, दैट दे रिस्पॉन्ड टू द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, कि वह यानी कि नेता, इरेडिकेशन यानी उन्मूलन या समाप्त करना, करप्शन को समाप्त करने के लिए कार्य करें। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, और साथ ही साथ ब्लैक मनी यानी काले धन, गलत तरीके से जमा किए गए पैसों, एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, गलत तरीके से जमा किए गए पैसों को भी समाप्त या इसको रोकने के लिए कार्य करें। इफ़ नॉट, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, यानी जनता की समस्याओं के प्रति एक्टिव नहीं रहती है, जनता की समस्याओं को सुलझाने के प्रति एक्टिव नहीं रहती है, पीपल गेट्स डिस्करेज, तो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, टू री इलेक्ट देम, उन्हें दोबारा चुनने के लिए। और ऐसी कंडीशन में वो दूसरी पार्टी या दूसरे नेता को चुनाव में वोट देते हैं, और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, लास्ट है ये, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। सरकार में हर विभाग का एक हेड या मंत्री होता है, जो उस विभाग की जिम्मेदारी लेने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि उस विभाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, या कोई भी विकास होगा, विकास काम या नई योजना होगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस विभाग का हेड। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंटेबिलिटी हमें नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज जब मीडिया या जनता क्वेश्चन पूछती है, वी कुड गेट अलॉट मोर डन, कि मीडिया या जनता कह रही है, यहाँ पे हम कैरिकल्चर में देखते हैं, मीडिया या जनता कह रही है कि वी कुड डन अलॉट मोर इफ़ वी डिड हैव टू लेट द पब्लिक स्नूप सो मच। जनता जब क्वेश्चन पूछने गई तो पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं अगर हमें टोका टाकी ना की जाए। जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हुए देखते मिलते हैं कि विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा है। मेजॉरिटी में गवर्नमेंट लेकर बैठे हैं, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट लेकर बैठे हैं 2 बार से, 2014 में भी, 2019 में भी। और उसके बाद भी जो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में अपोजिशन है, वो उन्हें काम करने नहीं दे रहा है। ऐसा एलिगेशन बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा जाता है। तो ये क्या है? अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी से बचना। जिम्मेदारी यानी जो भी जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है उसका उत्तर देने से बचना, या जो भी देश में समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में उत्तर देने से बचना। और ऐसा कब होता है? ऐसा हम एक और कैरिकल्चर से देखते हैं, जब स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इट्स हार्ड टू होल्ड एनीवन अकाउंटेबल, किसी एक को भी उत्तरदायी ठहराना या किसी एक को भी जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो जाता है। इफ़ यू डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि अगर आपको पता ही ना हो कि वो काम किसने किया है या वो काम किसके द्वारा कहा गया है करने के लिए, जैसा हमें देखने को मिलता है। अगर सपोज कहीं पर बाढ़ आ जाए तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जो सिंचाई विभाग मंत्री है उसे, या जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं उन्हें, या जो जल निगम में काम कर रहे थे या जिनकी अथॉरिटी डैम के अंडर आती है, किसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? कोई एक हमें रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मिलता ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट जुड़ी रहती है पेरेंट्स, स्कूल और प्राइवेट सेक्टर से। उसके बाद पेरेंट्स जुड़े हैं स्टूडेंट से और स्कूल से, और प्लस प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं टीचर से, एनजीओ से, स्कूल से और पेरेंट्स से। तो यहाँ पर अगर कोई एक सही से काम नहीं करता है, सपोज टीचर या स्टूडेंट्स, तो हम सीधे सीधे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी कि टीचर तो स्कूल ने अपॉइंट किया था, स्कूल कहेगा कि वो तो पेरेंट्स के कहने पर था या गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया था। तो किसी एक को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, और इस तरह से लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी से बचते रहते हैं। जिसके लिए ज़रूरी है कि सरकार एक विभाग गठन करे और उस विभाग के हेड से सारी प्रॉब्लम्स या योजनाओं की जानकारी ली जाए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने स्टूडेंट्स देखी होगी तो वो भी सेम ऐसी ही है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, हर जगह पर अपना अलग डिपार्टमेंट होगा और आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किससे क्वेश्चन लिखेंगे कैसे। फिलहाल इसे बोर्ड में ये देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना या प्रश्नों का उत्तर देने वाला कौन होगा। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। जो चुनी हुई सरकार है वो जनता को उत्तर देने के लिए बाध्य होती है। क्यों? क्योंकि उसे जनता ने ही चुनकर बैठाला है जनता के लिए काम करने के लिए। जैसा अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में बताया था, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उसी के अकॉर्डिंग जनता के द्वारा चुने हुए लीडर जनता के लिए काम करने के लिए बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कोई काम करते हैं और जनता की समझ में नहीं आता है और जनता उनसे पूछती है तो नेताओं को उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी एंड इट्स रिसोर्सेज। जो भी संसाधन देश में अवेलेबल हैं प्लस जो भी सरकार की नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके प्रति सरकार को उत्तरदायी होना पड़ेगा। इट हैज़ टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल। और ऐसा करके वह जनता का समर्थन प्राप्त करती है। जनता को जब अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तो जनता का विश्वास सरकार में बढ़ता है। फॉर एवरी पॉलिसी इट फ्रेम्स। सरकार की हर नीति जो भी सरकार बना रही है उसमें जनता का समर्थन मिलने लगता है जब सरकार उत्तर देना शुरू करती है। ट्रांसपेरेंसी हैज़ टू बी मेंटेन। और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है क्योंकि जनता को पता चलता है कि अब कैसे काम कर रही है सरकार। इन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग। सरकार के शासन करने के तरीके में पारदर्शिता भी आती है जब सरकार ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर विश्वसनीयता या जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व खत्म होता है, कम होता है, तब क्या होगा। इन गवर्नमेंट देयर इज़ अ बिग ट्रेंड ऑफ करप्शन। अगर सरकार उत्तर देने से बचने लगेगी तो इसका मतलब है करप्शन बढ़ रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। करप्शन बढ़ने का मतलब है कि सरकार का उत्तरदायित्व या सरकार का जो जिम्मेदारी लेने का काम है वो कम हो रहा है। द एम्प्लॉयज़ ऑन गवर्नमेंट ऑफिस डू नॉट परफॉर्म टू देयर पर एक्सीलेंस। जो भी सरकारी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट ऑफिस में हैं वो अपने फुल एक्सीलेंस यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इफ़ दे रिसीव 100 फाइल्स टू बी क्लियर्ड। अगर वो उनको 100 फाइलें क्लियर करने को मिलती हैं इन अ वीक, दे मे नॉट इवन क्लियर 50। वो उसका आधा भी नहीं करते हैं इन दैट वीक, उस हफ्ते में। दे टेंड टू पोस्टपोन द क्लियरेंस ऑफ द फाइल्स। और वो पोस्टपोन कर देते हैं उन अपने काम को, यानी अपना आधा काम जो बचा हुआ है उसे पोस्टपोन कर देते हैं, बाद के लिए छोड़ देते हैं। सो दोज हु आर इन अर्जेंसी ऑफ द क्लियरेंस। जिन लोगों को ज़रूरत होती है इमरजेंसी में कि जल्दी काम करवाना है, हैव टू गेट देम डन बाय रिवॉर्डिंग द ऑफिशियल्स। वो अपने काम को जल्दी करवाने के लिए रिवॉर्डिंग द ऑफिशियल्स, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें अलग अलग तरह के प्रलोभन देने लगते हैं। इन शॉर्ट भी कहें, हम अगर कहें तो इसका मतलब है वो ब्राइब देने लगते हैं, घूस देने लगते हैं। दिस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। और इस तरह से सरकार की जो विश्वसनीयता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में इन चीफ कॉज ऑफ करप्शन, वह मेन कारण बनती है करप्शन का। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें बच्चों तो इसका मतलब है जब सरकार से हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, सरकार हमें उत्तर देने से बचने लगती है, उत्तर ना देने के बहाने ढूंढने लगती है देशभक्ति के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर, तब करप्शन बढ़ने लगता है। अगर हम सरकार से प्रश्न ही नहीं पूछ पाएंगे तो सरकार क्या करेगी, अपने मन से काम करने लगेगी और अपने तरीके से काम करने लगेगी और करप्शन बढ़ने लगेगा। यही अभी अगर सरकारी ऑफिसेज में कोई एम्प्लॉय अगर आपका काम नहीं कर रहा है और उसकी कंप्लेन हम करें सीनियर ऑफिसर से और सीनियर ऑफिसर तुरंत एक्शन ले ले, स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, तो जो नीचे वाला एम्प्लॉय होगा वो अपने फुल एक्सीलेंस से काम करने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सीनियर ऑफिसर भी तो उसी ऑफिस का पार्ट है, वो भी उसी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, उसी सिस्टम का हिस्सा है, उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरह से छोटा एम्प्लॉय काम कर रहा है। और इस तरह से सभी जो है अपने पर एक्सीलेंस यानी अपने फुल एक्सीलेंस, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम ना करके क्या करते हैं, करप्शन को बढ़ाने लगते हैं। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आई होप समझ में आ गया होगा कि जिम्मेदारी या उत्तर देने से बचना।
ठीक है, और ये सरकार में नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार हो तो उसे जिम्मेदार होना चाहिए। सरकार से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है मीडिया या जनता के द्वारा तो सरकार को उसे तुरंत आंसर करना चाहिए ऑनेस्टली। इससे जनता का विश्वास सरकार में बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और प्लस जनता जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आज का अपना लास्ट टॉपिक है ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9 से, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। ढेर सारे फीचर्स मैंने यहाँ पर मैं दिखाए हैं आपको। जैसे सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, इक्वलिटी यानी समानता। सभी लोग समान रहेंगे, सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स रहेंगे, पॉलिटिकल, सोशल एंड एज वेल एज इकोनॉमिकल। इसके बाद सेकंड आता है इंडिविजुअल फ्रीडम, सभी लोग स्वतंत्र होंगे। फ्री इलेक्शंस होंगे, फ्री इलेक्शंस का मतलब ये नहीं बिना पैसे के, फ्री इलेक्शंस का मतलब है सभी लोग स्वतंत्र होंगे चुनाव लड़ने के लिए, प्लस 18 साल या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होगा चुनाव में वोट डालने के लिए अपनी पसंद की पार्टी को, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज अबाउट पॉलिटिकल इक्वलिटी, सभी लोगों के पास एक वोट होगा और सभी लोगों के वोटों की वैल्यू भी क्या होगी, एक ही होगी, और सभी लोग अपना पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए फ्री होंगे, यानी लोगों के जो भी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उन्हें वो एक्सप्रेस करने के लिए फ्री होंगे। नेक्स्ट कह रहा है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी रूल, यानी जनता जिसको ज़्यादा संख्या में वोट देकर जिताएगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही शासन करेगा। जिसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा लोगों के फेवर में होगी या जिसकी आइडियोलॉजी को ज़्यादा लोग फेवर करेंगे वही रूल करेगा, तभी हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होगी और पीस एंड हार्मोनी लंबे समय तक इस्टेब्लिश रहेगी। नेक्स्ट है पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन इज क्वाइट सिमिलर टू मेजॉरिटी रूल। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन यानी जिस लीडर को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वही रिप्रेजेंट करना चाहिए किसी भी पार्टी के हेड को, यानी पार्टी का हेड या लीडर कैसा होना चाहिए, जिसके पास पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, जिसके पास पॉपुलैरिटी हो, जिसके पास एक जनता का बड़ा समर्थन हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कुछ फंडामेंटल राइट्स जनता के पास भी होना चाहिए जिससे कि सरकार जनता का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए और ऐसे रूल ना बना पाए जिससे डेमोक्रेसी के ख़त्म होकर ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप बनने का खतरा एराइज हो। यानी सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ डेमोक्रेटिक, कुछ फंडामेंटल राइट्स जनता के पास भी होने चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनको कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी वायलेट नहीं कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, और ये पॉसिबल होता है बाय रेगुलर इलेक्शंस, यानी कि कोई भी सरकार चाहे वो 100 में से 100 वोट लेकर सरकार क्यों ना बना रही हो, ठीक है, 100 पावर में क्यों ना आई हो, 5 साल के बाद उसे फिर से इलेक्शन फेस करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी में ये ऐसा नहीं कि एक बार जनता ने किसी को चुन लिया तो वो हमेशा सरकार में या पावर में रहेगा। पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट तभी पॉसिबल है जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं कि 5 साल तक सरकार कोई भी रूल करेगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे और फिर से जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो सरकार बनेगी, ठीक है। तो पीसफुल चेंज ऐसे ही पॉसिबल है कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और आराम से गवर्नमेंट दूसरी या पहली वाली को मेजॉरिटी मिलती है तो वो बन जाती है। इसके बाद फ्री प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनता को मीडिया के द्वारा ही पता चलता है कि सरकार की पॉलिसीज़ क्या हैं या सरकार क्या काम कर रही है। अगर मीडिया बायस हो जाएगी तो फिर सरकार की नीतियों के बारे में सही जानकारी जनता को नहीं मिलेगी और जनता उस पार्टी के बारे में सही ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर हम गलत के बारे में ही अच्छा लिखते रहेंगे, सपोज मीडिया है, कोई करप्ट नेता है और उसके बारे में सिर्फ अच्छा लिख रही है, तो जनता को तो यही लगेगा कि ये अच्छा नेता है और वो उसे बार बार वोट देकर जिताती रहेगी। इसलिए मीडिया को बहुत ज़रूरी है कि वो सही चीज़, सही इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुँचाए, लेकिन ऐसा होता बहुत मुश्किल है। जब भी कभी भी सरकार आती है पावर में तो मीडिया सेंसरशिप होना बहुत आम बात है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी का वो है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो आपस में मिले रहते हैं लेकिन जुडिशरी को अलग रखा गया है और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर नियम बनाने वाला
और नियमों का पालन कराने वाला, इन दोनों पर जुडिशरी का नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर बाकी दो भी सही से काम नहीं करेंगे। सपोज इसको एक एग्जांपल से बताते हैं हम स्टूडेंट्स। सपोज कोई नेता गलत काम करता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, कोई अधिकारी गलत काम करता है, सरकारी कर्मचारी गलत काम करता है, तो जुडिशरी सही फैसला लेकर उसे दंड दे सकती है, उसे पनिश कर सकती है। लेकिन सपोज नेताओं और अधिकारियों को पता हो कि जुडिशरी में अब हमारा इंटरफेरेंस है, किसका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है, और हम कुछ भी करें जज हमारे फेवर में ही डिसीजन देगा, तो फिर करप्शन को रोकना और क्राइम को रोकना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। लोगों में जब ये डर होगा कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें कोर्ट कचहरी से पनिश किया जा सकता है, तभी वो गलत। अदरवाइज अगर उनके मन में ये आ जाएगा, नेताओं के या किसी भी व्यक्ति के मन में ये आ जाएगा कि हम कुछ भी करें और जज हमें पनिश नहीं कर पाएगा, कोई भी हमें पनिश नहीं कर पाएगा, तो फिर क्राइम को रोकना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाता है डेमोक्रेसी में, और होना भी चाहिए। जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी में। ये क्वेश्चन मोस्टली 3 मार्क्स में ही आता है, और लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में, एक बार बस वो देख लीजिए जल्दी से। एक्सप्लेन एनी 3 कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम 3 कॉमन फीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं डेमोक्रेसी के। पहला, रेगुलर इलेक्शंस, हमने अभी आपको बताया। कोई भी पार्टी चाहे जितनी ज़्यादा सीटें लेकर चुनाव जीती हो, उसे 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन फेस करने ही पड़ेंगे। सेकेंड है यूनिवर्सल सफरेज राइट, यानी राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी कास्ट, जेंडर या रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, सभी लोगों को जो 18 साल या उससे अधिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए या है भारत में। इसके बाद थर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज, कुड बी मैनी। कुड बी मैनी का मतलब है एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अगर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर रीजनल और कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इसी की वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है एनीवन इज एनीवन का मतलब है, यानी कि एनीवन का मतलब है कि चाहे वो छोटा से छोटा एक किसान हो या देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के लिए सभी कैसे होंगे, बराबर। और अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसे कानून के अकॉर्डिंग, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज मेंशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। तो ये था आज का आपका वीडियो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 1। इसके बाद जो टॉपिक्स बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।